विपक्षी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। अब विपक्ष की तैयारी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती देने की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के मसले पर इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई। लोकसभा और राज्यसभा में बिल के विरोध में मतदान करने वाली शिवसेना यूबीटी इस मामले में अब कांग्रेस और डीएमके का साथ देने को तैयार नहीं। उद्धव ठाकरे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने के खिलाफ हैं। पार्टी का कहना है कि इसके लिए अब फाइल बंद हो चुकी है। किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। वो इस बिल को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी थे और इस बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हमने हमारा काम कर दिया, जो कहना था, जो बोलना था, वो सब संसद में दोनों सदनों में हो गया। हमारे लिए ये फाइल अब बंद हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बिल को लेकर भाजपा की आलोचना की थी और इसे उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया गया एक एजेंडा बताया था। अपना पक्ष रखते हुए संजय राउत ने कहा था कि वक्फ बिल का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामान्य बिल है। अगर कोई इसे हिंदुत्व से जोड़ रहा है तो वह मूर्ख है। अगर इस बिल से कोई संबंध है तो इसका साफ मकसद है भविष्य में कुछ उद्योगपतियों के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। इसे राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। राज्यसभा में वक्फ बिल के विरोध में बोलने को लेकर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पर कटाक्ष भी किया। प्रफुल्ल पटेल जब वक्फ बिल पर राज्यसभा में भाषण दे रहे थे उस वक्त संजय राउत सदन में नहीं थे। एनसीपी सांसद की बात पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप मत बोलिए क्योंकि आप दूसरी पार्टी में थी। तब तक संजय राउत सदन में आ गए। उनके आते ही प्रफुल्ल पटेल ने बाबरी मस्जिद विध्वंस और बम्बई बम धमाकों का जिक्र किया और उन पर तंज कसा। प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत की ओर इशारा करते हुए कहा कि आ गए हमारे दोस्त, आ गए। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि उन्हें अभिमान है कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई और 92-93 के मुंबई दंगों में मेरे शिव सैनिकों ने हिंदुओं की रक्षा की। हमारे संजय भैया पहले टक 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 बोलते थे, लेकिन आज उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं। उनके इस बयान पर संजय राउत ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में पलटवार किया। राउत ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल को बाबा साहेब की याद आनी नहीं चाहिए। अपने पिता समान शरद पवार को खंजर घोंपकर भाग गए और अब नई निष्ठा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल के किसके साथ संबंध थे, इकबाल मिर्ची और दाऊद से। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाए थे और आप नहीं मानते तो ईडी की चार्जशीट पढ़ लें। ये चाटुकारिता करके वहां चले गए और बच गए। हम लोग डरने वाले नहीं। इस तरह के लोगों को मैं वार्न करना चाहता हूं। फिर से हमारे साथ कुछ करेंगे तो हमारे पास भी आपका पूरा कच्चा चिट्ठा है। ये लोग हमको क्लीन चिट दे रहे हैं। आप बीजेपी में जाइए और क्लीन चिट खरीद लीजिए। उनके इस बयान के बाद प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत पर एक्स पर टैग करते हुए जुबानी हमला बोला और लिखा कि अंगूर खट्टे हैं। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि बेहतर होता कि मेरे चरित्र और इतिहास के बारे में बात करने से पहले पवार साहब से जानकारी ले लेते। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी तक मुस्लिम वोट बैंक के सारे सौदागरों ने वक्फ बिल पर दोहरी नीति अपनाई। राहुल गांधी ने बहस में भाग नहीं लिया। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा वोटिंग करने भी लोकसभा में नहीं आई। अखिलेश यादव बहस के नाम पर इधर उधर की बातें करते रहे और निकल गए। रही बात ममता बनर्जी की तो उनकी पार्टी ने भी वही सब किया जो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने किया। शरद पवार की पार्टी के सांसद न तो लोकसभा में आए और न ही राज्यसभा में। लेकिन बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी के 3 सांसद भी लोकसभा से गायब हो गए। अब भले ही ममता बनर्जी ये कह दें कि जब उनकी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, विपक्ष अब इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज नहीं कर सकता और ये सारी कवायद मुस्लिमों को एक बार फिर झांसे में लेने के लिए है, क्योंकि जब संसद में मौका था तब सब ने इस मामले को हल्के में लिया। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक वर्ग इसको लेकर नाराज है। पार्टी इनकी अनुपस्थिति पर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से चर्चा के बाद इन तीनों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। सदन से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों में घाटल के सांसद और अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव, बीरभूम की सांसद और अभिनेत्री शताब्दी रॉय और कूच बिहार के सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया शामिल हैं। इनमें बसुनिया ने 24 में लोकसभा चुनाव में कूच बिहार से पहली बार जीत दर्ज की थी। लोकसभा में तृणमूल के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी ने कहा
कि ये तीनों सदस्य संसद में वक्फ पर बहस के दौरान मौजूद नहीं थे। तृणमूल सूत्रों के अनुसार इनमें से केवल देव ने ही संसदीय दल के सदस्य को बताया था कि वो शूटिंग के लिए झारखंड में हैं, इसलिए वह संसद में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। बाकी दोनों सांसदों ने अपनी अनुपस्थिति को लेकर पार्टी को जानकारी नहीं दी थी। इस संबंध में कूच बिहार के सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया ने कहा कि अचानक 1 अप्रैल को मुझे पता चला कि अगले दिन वक्फ विधेयक पेश किया जाएगा। मैं एक पारिवारिक समस्या में फंस गया था, इसलिए मैं नहीं जा सका। अगर मुझे थोड़ा पहले पता होता तो मैं निश्चित रूप से उस दिन संसद की कार्यवाही में शामिल हो जाता। इधर अब पार्टी इन सांसदों के लिए क्या रास्ता अपनाती है, इस बारे में फिलहाल आधिकारिक तौर पर फिलहाल कुछ नहीं कहा है। तृणमूल संसदीय दल के सूत्रों के अनुसार तीनों सांसदों के संबंध में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से चर्चा के बाद ही आगे का कदम उठाया जाएगा। ममता लोकसभा और राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल की अध्यक्ष हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बना लिया। राज्य के विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा दिए जाने की मांग की। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अदालत का सम्मान करती हैं, लेकिन इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने जमकर कोर्ट के खिलाफ बोला। इससे साफ है कि करीब 26,000 लोगों की नौकरी छिन जाने का कितना बड़ा झटका टीएमसी को लगा है। विधानसभा चुनाव में किसी तरह के सियासी नुकसान की आशंका को देखते हुए ममता बनर्जी इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रही हैं और वह अदालत के फैसले से प्रभावित हुए शिक्षकों से 7 अप्रैल को मुलाकात करेंगी। ममता ने उन्हें हर संभव मदद की पेशकश की है। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और इस वजह से उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है, लेकिन लोग परेशान न हों। लेकिन बड़ी बात यह कि लाखों की रिश्वत देकर नौकरी हासिल करने वाले क्या ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? और अब जब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, ऐसे में ममता बनर्जी किस मुंह से लोगों के पास जाकर वोट मांगेंगी? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी साल 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन फिर भी टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी की सीटें बढ़ीं और बीजेपी की कम हुई थी। टीएमसी के एक नेता ने कहा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आदेश दिया था, लेकिन इसका चुनावी नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लोकसभा सीटें 2019 में 18 से घटकर 12 रह गईं। और इस बार भी हमें ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई असर वोटर्स पर पड़ेगा। ममता बनर्जी की सरकार को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था और ये भी ममता सरकार के लिए एक मुश्किल दौर था। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की ओर से भी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस के शुभंकर सरकार कहते हैं कि ममता सरकार को एक और दिन भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। इसी तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार भी ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। सीपीएम के पश्चिम बंगाल सचिव मोहद सलीम का कहना है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में जो किया वही टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में किया। कुल मिलाकर बात यह है कि ममता बनर्जी सरकार लोगों को ये भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वह लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी बीजेपी और विपक्षी दलों ने इसे जिस तरह मुद्दा बनाया उससे पार्टी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी नजर आ रही है। देखना होगा कि क्या बीजेपी और विपक्षी दल अगले साल मई में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे के सहारे ममता बनर्जी के लिए मुसीबत खड़ी कर पाएंगे। संसद में मैराथन बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया। कांग्रेस सहित विपक्षी दल न तो बिल को रोक पाए और न ही बहस में कहीं टिक पाए, इसलिए उनके पास एक दूसरा रास्ता बचा है और वह रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। कांग्रेस ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की हालत वैसे छात्र की तरह हो गई जिसको पढ़ाया जा रहा पाठ जब समझ में नहीं आता तो उसे लगता है कि शिक्षक कोई सवाल उससे ही पूछ देगा, तो इससे बचने के लिए वो बार बार वॉशरूम जाने की इजाजत मांगता है। संसद में कुछ ऐसा ही वाकया बहस के दौरान पेश आया जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स मजे ले रहे हैं। असल में बहस के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने वॉशरूम जाने की होड़ सी मचा दी।
आखिरकार विपक्ष में वॉशरूम ब्रेक की तलब हो गई, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नए संसद भवन में लॉबी का मतलब समझाना पड़ा। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि वक्फ बिल पास, कांग्रेस वॉशरूम में फंसी, ओम बिरला को लॉबी का मतलब समझाना पड़ा। ये है विपक्ष की तैयारी। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू से ही देखने को मिली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए इसे पारदर्शिता और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन का कदम बताया। दूसरी ओर कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने इसे संविधान विरोधी और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया। बहस में गृह मंत्री अमित शाह, असदुद्दीन ओवैसी जैसे दिग्गजों ने हिस्सा लिया, लेकिन रात गहराने के साथ ही एक अप्रत्याशित मोड़ आया। लंबी बहस के बाद देर रात करीब 1:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान कई सांसदों को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने वॉशरूम ब्रेक की मांग की, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ने तंज कसा। बीजेपी सांसदों ने इसे बहाना बताते हुए कहा कि विपक्ष मतदान से बचने की कोशिश कर रहा है। हंगामे के बीच कुछ कांग्रेस सांसद लॉबी की ओर बढ़े, लेकिन नए संसद भवन की संरचना से अनजान होने के कारण वे सही दिशा में नहीं जा पाए। इससे सदन में ठहाके गूंजने लगे और सत्ता पक्ष ने इसे मौके को भुनाया। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सांसदों को शांत कराते हुए नए संसद भवन की व्यवस्था समझाई। बिरला ने कहा कि यह पुराना संसद भवन नहीं है, यहाँ लॉबी का मतलब अलग है। वॉशरूम के लिए और अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित तरीके से बनाया गया। कृपया धैर्य रखें और गरिमा बनाए रखें। उनके इस बयान से स्थिति संभली, लेकिन कांग्रेस के लिए ये पल शर्मिंदगी का सबब बन गया। विपक्षी सांसदों के कारनामों से सोशल मीडिया में लोग मजे लेने लगे। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि वक्फ बिल पास, कांग्रेस वॉशरूम में फंसी, ओम बिरला को लॉबी समझानी पड़ी। ये है विपक्ष की तैयारी। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि 12 घंटे बहस के बाद भी कांग्रेस को वॉशरूम ब्रेक चाहिए था। नीतीश जी ने साथ दिया, बिल पास हुआ, मुस्लिम वोट का डर अब खत्म। एक अन्य अकाउंट से पोस्ट आया, नया संसद भवन, नई लॉबी, पुरानी कांग्रेस। वक्फ बिल पर हार और शर्मिंदगी दोनों मिली। एक अन्य यूजर ने लिखा, स्पीकर ओम बिरला ने लॉबी का मतलब समझाया, लेकिन कांग्रेस को अपनी रणनीति समझ नहीं आई। वक्फ बिल पास, विपक्ष नाकाम। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भले ही आपस में जमकर सियासी दुश्मनी करते हैं, लेकिन वक्फ बिल पर दोनों के दोनों एक जैसे ही निकले। वक्फ बिल के विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने सदन में बहस भी की और विरोध में मतदान भी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी 2 दिन तक चली लंबी बहस के दौरान चुप रहे, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल की जुबान से वक्फ बिल को लेकर एक शब्द तक नहीं निकला। राहुल गांधी ने अपना काम गौरव गोगोई को थमा दिया और कहा कि मुझे तो इस विषय की कोई डेप्थ जानकारी नहीं है। हालांकि सवाल यह है कि अब तक राहुल गांधी ने जिन विषयों पर बोला, क्या उन पर उनकी डेप्थ जानकारी थी? अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी जैसी मुश्किल नहीं थी, लेकिन वे दिल्ली छोड़कर पंजाब चले गए और राहुल गांधी पूरी बहस को सिर्फ सुनते रह गए। विपश्यना के लिए दिल्ली से निकले अरविंद केजरीवाल काफी दिन से पंजाब के लुधियाना में डेरा डाले हुए हैं। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में होते तो क्या वक्फ बिल पर वो चुप रह पाते? मजबूरन ही सही कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता, या फिर राहुल गांधी की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के मुद्दे पर कोई बयान जारी कर देते। हालांकि केजरीवाल भी पंजाब में नशे के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरह अरविंद केजरीवाल के पास संसद जाकर वोट देने जैसी कोई मजबूरी तो नहीं थी। परिस्थितियां ऐसे सवाल क्यों उठा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं वक्फ बिल की वजह से पंजाब में डेरा तो नहीं डाले हुए? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होते, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ज्यादा असमंजस की स्थिति में होते। नीतीश कुमार ने तो पुरानी छवि को परवाह न करते हुए वक्फ बिल का विरोध करने का फैसला किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या खुलकर और आगे बढ़कर विरोध कर पाते? वैसे तो आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर रखा था और सांसदों ने वक्फ बिल का विरोध भी किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये करना काफी मुश्किल होता। दिल्ली में मौजूद संजय सिंह ने वक्फ बिल के विरोध की रस्म अदायगी पूरी कर दी, लेकिन संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के कुछ कहने और न कहने में फर्क तो बहुत बड़ा होता। स्वाति मालीवाल केस सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की घटना के बाद संजय सिंह कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है और वो एक्शन लेंगे। बाद में मालूम होता है कि अरविंद केजरीवाल तो विभव कुमार को लखनऊ घुमा रहे हैं और फिर उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। संजय सिंह वक्फ बिल के विरोध की बात और है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने आकर स्टैंड साफ करने की बात और। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था और 2019 के आम चुनाव के पहले एक वीडियो में वो अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ते देखे जाते हैं और मुकेश अंबानी का नाम तो नहीं लेते, लेकिन कह रहे हैं कि मुंबई में देश के सबसे बड़े आदमी का बंगला भी वक्फ की जमीन पर बना है। लगे हाथ ये भी बोल जाते हैं कि वहां की सरकार की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ कोई कदम उठाए, लेकिन अगर उनकी सरकार होती तो उसे कब का तोड़वा चुके होते।
राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर हुई बहस में भाग नहीं लिया। लोकसभा में मतदान से पहले कांग्रेस सांसद वॉशरूम ब्रेक पर चले गए और बड़ी बात यह कि मुस्लिमों के वोट से सांसद बनी प्रियंका वाड्रा सदन में बोलना तो दूर, वो आई ही नहीं। वो भी तब जब पार्टी ने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था। प्रियंका वाड्रा की इस हरकत पर तीखे सवाल उठने लगे। एक मलयालम अखबार ने अपने संपादकीय में इसकी आलोचना की। मलयालम दैनिक सुभातम का संचालन इलाके के एक मुख्य मुस्लिम संगठन समेत केरल जमियतुल उलमा द्वारा किया जाता है। अपने अखबार के संपादकीय में उन्होंने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने और भावशाली कांग्रेस नेता की उल्लेखनीय अनुपस्थिति की आलोचना की। संपादकीय में लिखा गया कि वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी, जिनसे देश बड़ी उम्मीदें रखता है, पार्टी व्हिप के बावजूद संसद में नहीं आई। ये एक धब्बा बनकर रह जाएगा। बिल पर बहस के समय वो वहां थीं, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और IUML जैसे क्षेत्रीय मुस्लिम पार्टियों ने पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार किया था ताकि वे इस सीट पर जीत सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा अखबार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी इस बिल के खिलाफ नहीं बोलने के लिए भी सवाल किया। लिखा गया कि साथ ही विपक्षी नेता राहुल गांधी ने देश की एकता को तोड़ने वाले इस विधेयक पर क्यों नहीं बोला, ये बात हमेशा याद रहेगी। अखबार ने संशोधन विधेयक पारित होने पर निराशा जाहिर की, लेकिन उन्होंने विधेयक के खिलाफ मतदान करने के लिए शेष विपक्षी नेता को धन्यवाद भी दिया। अखबार के संपादकीय में लिखा गया कि वक्फ विधेयक बाबरी घटना के बाद संघ परिवार द्वारा मुसलमानों और देश की धर्मनिरपेक्षता पर सबसे बड़ा हमला है। विपक्षी नेता का धन्यवाद, जिन्होंने आधी रात के बाद संसद के कार्य में विधेयक के खिलाफ बाहरी लड़ाई लड़ी और विधेयक के खिलाफ मतदान किया। कांग्रेस और DMK सदस्यों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा।